नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिला सरपंच संघ द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्रामीण सरकार की सहायक कड़ी सभी सरपंच मौजूद रहे। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत है। मांगों को मनवाने के लिए कई बार आंदोलन और महापड़ाव भी किए, लेकिन इनके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले। सरपंच संघ की 8 मुख्य मांगे हैं, जिनमें 73वें संविधान संशोधन को लागू करने, ई टेंडरिंग प्रथा को समाप्त करने, सरपंच कल्याण कोष की स्थापना और सरपंच की मृत्यु पर 10 लाख, पंच की मृत्यु पर 2 लाख, जिला परिषद की मृत्यु पर 5 लाख एवं पंचायत समिति सदस्य की मृत्यु पर 3 लाख रुपए दिए जाएं। वहीं हरियाणा सरकार की तर्ज पर पेंशन खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों के लिए नए सदस्यों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल शुरू किया जाए। इन सहित अन्य कई मांगों को लेकर एडीएम को सीएम अशोक गहलोत एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री रमेश चंद मीणा के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आज जो ज्ञापन दे रहे हैं वो हमारे पंचायत राज को लेके हमारी सरपंचों की हकों की मांगों के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। जो हमारे एसएफसी 6 के छठे वित्त आयोग के राज्य सरकार के जो पैसे हैं वो नहीं आ रहे, हमारे जो सरपंचों की पेंशन है वो नहीं दी जा रही, हमारे खाद्य सुरक्षा की पोर्टल है वो नहीं खोली जा रही, जो हमारे मृत्यु उपरांत जो पैसे दिए जाते हैं अन्य राज्यों में वो नहीं दिए जा रहे, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे जो राज्य सरकार के वित्त आयोग के पैसे हैं सरकार अपने अन्य कामों में लेके और लोगों को खुश करना चाहती है। हम राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो हमारे हक का पैसा है, हमारे वित्त आयोग का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, आप उस पैसे को दूसरी जगह ना देके और पंचायत राज का जो आपका हक है वहाँ उस पैसे को दो। काली मोरी हीराबास कॉलोनी में पानी की समस्या से परेशान महिलाएं शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां पर महिलाओं ने एडीएम सिटी को पानी की समस्या से अवगत कराते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है। जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र में लगी पानी की बोरिंग भी खराब पड़ी हुई है। कॉलोनी में गरीब वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होने के चलते इनके द्वारा रोजाना टैंकरों से पानी मंगवाना संभव नहीं। महिलाओं और बच्चों का समय दूसरे वार्डों से पानी लाने में गुजर जाता है। क्षेत्र के लोगों द्वारा पानी की समस्या के निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन जलदाय विभाग की खराब तकनीक और लचर कार्यशैली के चलते पानी की समस्या का आज तक निदान नहीं हो पाया है। इसलिए एडीएम सिटी को पानी की समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। 3 महीना हो गया पानी आए जी, और पानी के ऊपर रोज झगड़ा हो रहा है। टैंकर आते वो सरकारी आते, अब किसी के पास पैसे हैं किसी के पास नहीं है। कोई गरीब भी है कोई अमीर भी है। 20 रुपया का 1 ड्राम डल रहा कहाँ से डलवा में, ये वजह है सबसे ज़्यादा। तो अब कितने घर हैं जिनकी ये पानी की समस्या बनी हुई है? कम से कम 1.5 से 2 घर है जी। तो कहाँ से लाकर पानी काम चला रहे हैं फिलहाल? अब तो फिलहाल ही बोल का टैंकर डलवा ले। तो कई बार आप जलदाय विभाग गए हो, किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया? थे ना, वो कुछ कर ही नहीं रहे, आ जाएगा ये कह के रह जाते, लेकिन पानी तो वो भेजते ही नहीं है। कल भी गए थे, ठीक 3 महीना की छुट्टी पे जय अन्नी मना कर देती है। जैन साहब कह रहे थे आ जाएगा, पानी बिल्कुल आ नहीं रहा, क्या करें, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा है आपके। तो हमारे ये क्या है, पानी आ नहीं रही है। 2-3 महीने हो गए पानी बिल्कुल नहीं आता। कभी कभी तो आ भी जाता, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आ रहा 1 महीने से। कभी जलदाय विभाग को सूचना दी? हाँ दी है, कल भी गए और परसों भी गए, और हमारे का एप्लीकेशन है वो हमने जहाँ जल्द सुनवाई होती है ना वहाँ भी लगा रखी है जी। 2 बार दिया है, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं करी। अब कैसे पानी का काम चला रहे हैं आप? अब कोई टैंकर मंगा रहे हैं, गरीब आदमी मिल के तो 20 रुपये ड्रम ले रहे हैं। कल वाटर सप्लाई में गए थे, जब 1 टैंकर भेजा था उसमें झगड़ा वगड़ा हो गया, तो आधा मोहल्ले में पहुँचा नहीं, इसलिए हम कलेक्टर के पास आए। एनईपी विस्तार के तुलेड़ा हाउसिंग बोर्ड में अलवर आवासन मंडल की ओर से सड़क बनाने का ठेका दिया गया है। अलवर मंडल में वर्तमान में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो इस कार्य के बारे में जानकारी रखते हो, इसलिए ठेकेदार के लिए यह काम आम के आम और गुठलियों के दाम साबित हो रहा है, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा सड़क बनाने में किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता कैसी है, इसके लिए लोगों द्वारा अलवर आवासन मंडल से काम का शेड्यूल मांगा गया है, जो अब तक नहीं मिला है। वहीं ठेकेदार द्वारा काम को जल्दी किया जा रहा है। इस सड़क को बनाने में जनता का पैसा लग रहा है। ठेकेदार ने ब्लॉक 1 में अधिकांश मुनाफे वाला काम किया है। संबंधित अधिकारी गहरी नींद में सो रहे। इनका कहना है कि काम बंद है, जबकि यहां काम जोर शोर से चल रहा है। कठुमर कस्बे में 22 अप्रैल को तुलसी और सालिग्राम का विवाह समारोह किया जाएगा। इसके चलते मंजू किन्नर ने कस्बे सहित आसपास के गांव में पीले चावल बांटकर निमंत्रण दिए हैं। वहीं विवाह समारोह के लिए कस्बे में बैंड बाजे, प्रीति भोज, कन्यादान सहित अन्य सामान की तैयारी की जा रही। गणेश मंदिर पुजारी संतु पंडित ने बताया कि कठुमर निवासी मंजू किन्नर की तुलसी का गणेश मंदिर के सालिग्राम के साथ 22 अप्रैल
अप्रैल को समारोह तय हुआ है। इसकी पीली चिट्ठी मंजू ने पहले पहुंचा दी थी। 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे भात, शाम 4 बजे शालिग्राम भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निकासी के उपरांत मैरिज होम में बारातियों के लिए रात्रि भोज का कार्यक्रम होगा। खैरथल कस्बे की सब्जी मंडी में सब्जी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली। सब्जी थोक विक्रेता काली और मोती ने बताया कि इस समय सब्जी के दामों में भारी गिरावट बनी हुई, सब्जियों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते टमाटर 4 रुपए, पालक 5 रुपए, कद्दू 5 रुपए, ककड़ी बैंगन 5 रुपए, खरबूजे 8 रुपए, तरबूज 5 रुपए किलो थोक रेट में बेचने पड़ रहे हैं। वहीं किसान तैयब ने बताया कि इस समय किसानों को सब्जियों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। मंदी के चलते घर से सब्जी मंडी तक का किराया भी वसूल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सब्जी की लागत तक नहीं निकल रही है, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। टमाटर 5 से 6 रुपए किलो, खरबूजा 10 से 12 रुपए बिक रहा है, करेला 15 से 20 रुपए किलो, पालक 5 रुपए किलो, धनिया 6 रुपए किलो, सारा माल बनता है, घिया में भी 5 रुपए 6 रुपए किलो कुल। खैरथल कस्बे के सीमावर्ती गांव दांतला में संत सम्मुख दास महाराज का वार्षिक मेला धूमधाम से मनाया गया। मेला आयोजक सुच्चा सिंह ने बताया कि मेले में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन रखा गया, जिसमें विजेता पहलवानों को इनाम दी गई। मेले में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर खरीदारी की, वहीं बच्चों ने झूले का आनंद लिया। मेले के दौरान बलदेव, विजय, सिब्बन, तिलक राज, सतपाल आदि सहित मेला कमेटी से जुड़े सदस्यों ने मेले की व्यवस्थाएं संभाली। रेनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाईराम में बस स्टैंड से बाग वाले हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि टूटे हुए नाले के कारण आए दिन मोटरसाइकिल तथा कई चौपहिया वाहनों सहित पैदल राहगीरों को यहां से निकलने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों तथा राहगीरों ने बताया कि समस्या से स्थानीय सरपंच को भी कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन सरपंच सहित किसी प्रतिनिधि और अधिकारी ने इसे लेकर कोई कार्य नहीं कराया है। नाले के गंदे पानी में कूड़ा करकट जमा होने से मच्छर पनप रहे हैं। कठुमर पंचायत समिति क्षेत्र की सभी 47 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का आयोजन किया जाएगा। एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र की सभी 47 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से 2 जून तक महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 24 अप्रैल से 30 जून तक स्थायी महंगाई राहत कैंप उपखंड कार्यालय कठुमर परिसर, पंचायत समिति कठुमर परिसर तथा नगर पालिका खेड़ली परिसर कार्यालय में आयोजित होंगे। 24 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक अपने उपखंड क्षेत्र कठुमर में प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत शिविर के केंद्र प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे हैं। इसमें 23 विभागों के हमारे सभी आला अफसरान साहिबान उपस्थित होंगे और हमारा मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि जो लाभार्थी है, जो आवेदक वहां आ रहा है, उसकी समस्या का समाधान हम संवेदनशीलता के साथ में और बहुत ही गंभीरता के साथ में करें। इसमें विशेषकर जो मैं लाभार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप महंगाई राहत शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में आवश्यक दस्तावेज जो भी हैं, चाहे वो आपका जन आधार कार्ड हो, आधार कार्ड हो या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो उसके लिए आवश्यक है, वो आप लेकर के आएं। और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा, 2 दिन का ये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप होगा कि जो भी लाभार्थी हमारे पास में आ रहा है उसका काम हम बिल्कुल नियत समय में और बहुत ही संतोषप्रद तरीके से उसका हम काम करें। एक अभी जो स्थायी कैंप की बात है, जो 3 स्थायी कैंप लगने पंचायत समिति में, आपके ऑफिस में और एक नगर पालिका में, तो उनका क्या रोल रहेगा इस कैंप में? इसमें क्या है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे कैंप लग रहे हैं, उसके साथ साथ हमने 3 स्थायी कैंप भी लगाए हैं। एक एसडीएम कार्यालय कठुमर, पंचायत समिति कठुमर और नगर पालिका कठुमर। यहाँ पर भी आकर के व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। जो व्यक्ति महंगाई शिविर केंद्र में किसी वजह से नहीं पहुंच पाया और वो यहाँ आता है तो उसकी समस्या का समाधान निस्तारण हम बिल्कुल गंभीरता से करेंगे। वो क्या रेगुलर रूप से चलेंगे स्थायी कैंप? बिल्कुल रेगुलर रूप से चलेंगे। रामगढ़ कस्बे में राजस्थान के पूर्व मंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भाजपा नेता राकेश जैन द्वारा रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में मरीजों को फल, बिस्किट सहित खाद्य सामग्री वितरण की गई। इस मौके पर भामाशाह मनोज जैन ने कहा कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई जाएगी। हर कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के हक में सभी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर पार्टी का प्रचार प्रसार करें और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं। इस मौके पर डॉक्टर बाबूलाल यादव, विश्वेंद्र सिंह, रमेश सैनी, साहिल जैन, मोहित जैन, करण सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर, पूर्व चिकित्सा मंत्री, फिलहाल प्रतिपक्ष के नेता बीजेपी के, आज उनका जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से रामगढ़ चिकित्सा केंद्र में उनका जन्मदिन मनाया तथा उनकी लंबी कामना के लिए केले, फल वितरण, बाकी बिस्किट वगैरह लोगों को दिए, जिससे लोगों में काफ़ी अच्छा महसूस किया।
राजगढ़ के माचाड़ी कस्बे के नंगेश्वर धाम आश्रम पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले के शुभारंभ से पूर्व आश्रम से सुबह महिलाओं द्वारा 151 कलशों की यात्रा और नंगेश्वर बाबा की झांकी निकाली गई। कलश यात्रा में जगह जगह लोगों ने ठंडे मीठे पानी की व्यवस्था की। लोगों द्वारा जगह जगह झांकी की पूजा अर्चना की गई। झांकी और कलश यात्रा गाँव के प्रमुख मार्गों से होती बाबा के स्थान पर पहुंचे। इसके बाद बाबा के स्थान पर ध्वजा चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। मेले में दिल्ली, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर आनंद लिया। वहीं श्रद्धालुओं ने बाबा के दंडोती लगाकर पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। कार्यक्रम के इस दौरान महंत माधवदास महाराज, बाबा श्यामदास सहित अनेक साधु संतों के अलावा भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष किशन बटवाड़ा, कांग्रेस संगठन मंत्री लक्ष्मी सैनी, नवल रावत, रामस्वरूप सैनी, धर्मी यादव सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। आज दिनांक 20 अप्रैल 2023 को नंगेश्वर बाबा के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सुबह प्रातः महिलाओं व श्रद्धालुओं ग्रामीणों द्वारा कलश यात्रा व झांकी निकाली गई। यह झांकी गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस नंगेश्वर बाबा के स्थान पर पहुंची। नंगेश्वर बाबा के स्थान पर पहुंचने के बाद ध्वजा व पूजा अर्चना कर ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजा चढ़ाने के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। तापमान में हुई वृद्धि के चलते गर्मी बढ़ने से उल्टी, दस्त और पेट संबंधित बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इसके चलते जिला अस्पताल हिंडौन सिटी सहित निजी क्लिनिकों में मरीजों की तादाद में वृद्धि देखी जा रही है। हिंडौन जिला अस्पताल की ओपीडी 5 दिनों में 2800 तक पहुंच गई है। इन दिनों उल्टी, दस्त और पेट से संबंधित बीमारियों के रोगी बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामराज मीना ने बताया, पिछले 5 दिनों में तापमान में काफी वृद्धि हुई है। गर्मी जनित बीमारियों से बचने के लिए तरल पदार्थ, जूस, छाछ, नारियल पानी का सेवन करें और अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये अभी टेम्परेचर जैसे बढ़ने लगा है धीरे धीरे, इसी के साथ जैसे मौसम में बदलाव आया है उसके हिसाब से पेट दर्द है, उल्टी दस्त है, वैसे पेशेंटों की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। तो लोगों में ओपीडी में जो ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं, पेट दर्द है, उल्टी दस्त है, तो उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और वार्ड में काफ़ी पेशेंट ज़्यादातर यही आ रहे हैं। पिछले सप्ताह से इनके ये जो पेशेंट हैं उल्टी दस्त और पेट दर्द के जो पेशेंट हैं इनमें काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले 7 दिन से। पिछले 1 से 2 महीने में ये पेशेंट और बढ़ेंगे। अभी ज़्यादातर जो मौसम का परिवर्तन आया है, थोड़ा सा जैसे टेम्परेचर का बढ़ना है, तो जुकाम, खांसी है, पेट दर्द है, ये पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर। अब इनके लिए सबसे पहले ये बात है, अगर पेशेंट में जैसे पानी की कमी, डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं तो उनको एडमिट किया जाता है और घर पे अच्छे से नारियल का पानी है, नींबू की शिकंजी है और लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। मोबाइल स्टाम्प ऐप बंद करने को लेकर बानसूर कार्यालय परिसर में स्टाम्प विक्रेता तथा स्टाम्प वेंडर शुक्रवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे, जिससे कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों से आए उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपनी मांगों को बानसूर के तहसील परिसर के बाहर समस्त स्टाम्प वेंडरों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्टाम्प वेंडर कहना पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस काम को ऐप के माध्यम से शुरू किया गया है, जिससे पुराने स्टाम्प वेंडरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अभी तक स्टाम्प विक्रेताओं को जानकारी भी नहीं दी गई है, जिसके चलते स्टाम्प विक्रेताओं ने मोबाइल स्टाम्प ऐप को वापस करने की मांग को लेकर कामकाज बंद रखा हुआ है। आज तहसील में आया, यहाँ राजस्व अधिकारी तहसीलदार जी, कानूगो, पटवारी आदि हड़ताल पर बैठे हुए हैं और डीड राइटर और स्टाम्प बाइंडर भी स्टाम्प ऐप के विरोध में उपस्थित नहीं हैं। यहाँ सब कामकाज ठप है। आमजन कामकाज के लिए यहाँ तहसील में आ रही है, पर यूँ ही निराश होकर उनको लौटना पड़ रहा है। ऐप्स के ऊपर, ऐप्स का जो सरकार द्वारा जारी की गई है, ये स्टाम्प बाइंडरों को किसी प्रकार का इसका निर्देश या इसकी कोई जानकारी या इसका कोई इसको कैसे चलाया जाए, इसका शिक्षण भी नहीं दिया गया है। इस वजह से इसके ऊपर सभी स्टाम्प बाइंडरों ने भी हड़ताल कर दी। भिवाड़ी बाईपास पर स्थित एवलोन रॉयल पार्क में एक फ्लैट के अंदर एक लड़की के साथ 4 लड़कों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया। यह लड़की दिल्ली की रहने वाली बताई जाती है, जो भिवाड़ी में गत 3 सालों से सोसाइटी में किराए का कमरा लेकर रह रही है। पुलिस ने कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर सोसाइटी में जाकर जांच की गई तो लड़के के कमरे में 4 लड़के मौजूद मिले, जिनमें से 2 लड़कों को तो पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि 2 लड़के पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया उन दोनों ने ड्रग्स ली हुई थी, जिससे वह अर्धचेतन अवस्था में
थे और पुलिस को देखकर भाग नहीं पाए। साथ ही बताया जा रहा है कि लड़की ने भी ड्रग्स लिया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़की और दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है, जहां तीनों का इलाज जारी है। पुलिस ने जांच के लिए तीनों के सैंपल भी लिए गए हैं। आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि एवलोन रॉयल पार्क सोसाइटी में कुछ लड़कों द्वारा एक लड़की का गैंगरेप किया गया है, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो सोसाइटी में एक फ्लैट के अंदर एक लड़की और 4 लड़के मौजूद मिले, जिनमें से 2 लड़कों और एक लड़की ने ड्रग्स लिया हुआ था। वहीं 2 लड़के पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से दौलताबाद पुनी पटौदी के रहने वाले अजीत उर्फ साहिल पुत्र सुखवीर और बिनोला बिलासपुर के रहने वाले सोनू पुत्र गंगा जीवन जाट को हिरासत में लिया। वहीं पीड़िता को अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया है। पीड़िता ने इन लड़कों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया है। फिलहाल लड़की के द्वारा महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाने की प्रक्रिया की जा रही है। कल पीसीआर को एक इन्फॉर्मेशन आया था जो एवलोन सोसाइटी में कुछ रेप का कुछ मामला है, तो मौके पे जाके हमने 3 लोग को डिटेन किया, जिसमें एक लड़की थी विक्टिम और 2 लोग और थे। तीनों नशे की हालत में थे और तीनों को सीएचसी भिवाड़ी ले जाया गया, जो नशा परीक्षा के लिए तथा जो किसी तरह का दुष्कर्म हुआ उसका परीक्षा के लिए। उसके बाद जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया जो लड़की विक्टिम फिट है स्टेटमेंट देने के लिए, तब वो उन्होंने तहरीर दिया, उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। सर, पूरा मामला प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? रेप का लग रहा है या अन्य कोई मामला किसी तरह का है? किन किन मामलों धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? हमें धारा जो लगता है वो तो मजनून पे जो हमें दिया जाता है उस पर है, और जो धारा लगाए है वो 376, 376D, 511, 323, 400, 452, 506। सर, अभी तक इसमें कितने आरोपी इन्वॉल्व हैं प्रथम दृष्टया जो सामने आया? अभी जो हमें रिपोर्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग 4 लोग इन्वॉल्व है। 2 लोग को डिटेन किया है और 2 लोग को डिटेन करके उसे पूछताछ करके जो भी अनुसंधान है वो किया जा रहा है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बीती रात राजस्थान के माउंट आबू से मादा भालू को लाने के बाद शुक्रवार दोपहर में एक नर भालू को और छोड़ा गया है। अब सरिस्का में भालू की संख्या 2 हो गई है, जिसमें एक नर और मादा है। एक दूसरे भालू को भी सरिस्का क्षेत्र में ही बने ताल वृक्ष रेंज में बने एक्लोजर में छोड़ा गया है। यहाँ आने पर पहले इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मादा भालू की तरह इस नर भालू को भी सैटेलाइट सिग्नल वाला रेडियो कॉलर लगाया गया है। ये पूरी तरह आधुनिक तकनीक का बना हुआ है। इस रेडियो कॉलर से इनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसके लिए समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए विधिवत स्वीकृति के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार एक वयस्क मादा भालू के बाद नर भालू को टीम द्वारा सफलतापूर्वक पकड़ा जाकर सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में ट्रांसलोकेट किए जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। डीएफओ डीपी जगावत ने बताया कि वयस्क मादा भालू के अतिरिक्त एक वयस्क नर भालू को भी नियमानुसार उपयुक्त स्थलों से पकड़ा जाकर सरिस्का टाइगर रिजर्व में शुक्रवार को ट्रांसलोकेट किया गया है, ताकि यह जोड़ा सरिस्का में भालू की वंशवृद्धि कर सके। इन भालू को पशु चिकित्सक अधिकारियों एवं वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून के विशेषज्ञ की उपस्थिति में उनकी तकनीकी राय अनुसार अग्रिम आदेशों तक सॉफ्ट एनक्लोजर में रखा जाएगा। भालुओं के सॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट किए जाने के पश्चात इनके सामान्य होने पर इनको खुले जंगल में सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा। इन भालुओं के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेशन हो जाने से पर्यटकों को भालुओं के भी दीदार हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इन ट्रांसलोकेट किए जा रहे भालुओं को आधुनिक तकनीकी के सैटेलाइट सिग्नल वाले रेडियो कॉलर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि इनकी मॉनिटरिंग में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार दोनों चरणों में कुल 4 भालू, जिनमें से 2 वयस्क नर एवं 2 वयस्क मादा भालू को सरिस्का टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किए जाने की योजना में अब 2 भालू आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। भालुओं के लिए रिचुंडा इलाका मुफीद था और यहाँ क्यों नहीं रखा गया कि सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मैनेजमेंट की दृष्टि से निर्णय लिया गया है। ताल वृक्ष में जो एंक्लोजर बना हुआ है वह एंक्लोजर ST-29 के लिए बनाया गया था। इस इलाके से विगत वर्ष लॉज गांव को विस्थापित किया गया था। वहीं इससे पूर्व सरिस्का में वर्ष 2013 में भालू देखा गया था, जो 3 साल तक सरिस्का में रहा, लेकिन उसकी उचित देखभाल और मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण उसका कोई अता पता नहीं है। न ही सरिस्का के अफसरों ने इस ओर कोई ध्यान दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस तरीके से सरिस्का से बाघ लापता हुए थे, उसी तरह 7 साल पहले अकेला एक भालू भी लापता हो गया। ना तो उसे एंक्लोजर में रखा गया और ना ही उसकी टेरिटरी तैयार हुई। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में रिचुंडा नाम का इलाका है, जहाँ कभी भालू हुआ करते थे, और यह इलाका भालू के लिए एक मुफीद जगह थी, जहाँ भालू समूह के रूप में रहते बताए। लोगों का कहना है कि भालू के कारण ही उस जगह का नाम रिचुंडा स्थान रखा
गया। लेकिन इस बात के प्रमाण है कि सरिस्का के इस इलाके में काफी संख्या में भालू रहे हैं। शिकार होने के कारण भालुओं के साथ साथ बाघ भी लापता हो गए थे। सरकार ने जब सरिस्का को बाघ अभयारण्य बनाया तभी से सरिस्का अधिकारियों ने बाघों के अलावा किसी अन्य वन्य जीव पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सरिस्का में भालू को लाने के लिए सबसे पहले जालोर के सुंधा माता रिजर्व में ऑपरेशन चलाया गया था। सरिस्का की टीम फरवरी महीने में कई दिन तक इस रिजर्व एरिया में रही थी, लेकिन स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण वायु पकड़ में नहीं आ सका। इसके बाद यह टीम राजस्थान के आबू पर्वत से एक मादा भालू को पकड़कर लाई है। सरिस्का के क्षेत्रीय निदेशक RN मीणा ने बताया कि मादा भालू की उम्र करीब 6 साल है और नर भालू की उम्र 9 साल है। दोनों वयस्क हैं और स्वस्थ हैं और यह निश्चित रूप से वंश वृद्धि के लायक हैं, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया है। दोनों भालुओं को सरिस्का के जिस जंगल में छोड़ा जाएगा वहां भोजन सामग्री पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उन्होंने बताया कि सरिस्का में सन 1911 में भालुओं की काफी संख्या थी। भालू के खत्म होने के बाद अब 112 साल बाद भालुओं का आगमन हुआ है। एक भालू पहले था, लेकिन उसके बाद 7 मादा भालू नहीं होने के कारण वंश वृद्धि नहीं कर पाए। उन्होंने सरिस्का में भालू लाने सहित अन्य काम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अलवर के मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री टीकाराम जूली सहित जनप्रतिनिधियों से टीम का आभार व्यक्त किया। वहीं इससे पहले सरिस्का में भालू लाने वाली टीम को भी सम्मानित किया गया। भालू ट्रांसलोकेशन के लिए परमिशन प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 नर और 2 मादा भालुओं को यहाँ ट्रांसलोकेट किया जाना था। उसी क्रम में माउंट आबू से अभी एक मादा भालू तो कल हम ट्रांसलोकेट करके ले आए थे और आज अभी अब थोड़ी देर पहले नर भालू है उसको भी ट्रांसलोकेट करके लाया गया है। तो इन्हें एनक्लोजर में छोड़ा जाएगा और उसके पश्चात जैसे भी इनकी जैसे ईज हो जाते हैं या जिस तरह से ये अपने आप को माहौल के अनुरूप ढालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। सर एनक्लोजर कहाँ बनाया है? एनक्लोजर ताल वृक्ष में, जो पहले आपको ध्यान हो तो हमने एक ST-29 के लिए जो एनक्लोजर बनाया था उसी एनक्लोजर को हम भालू ट्रांसलोकेट। सर पहले बताया जा रहा है कि रिछोना जगह है वो भालुओं के लिए अच्छी थी, तो वहाँ व्यवस्था कैसे नहीं? हाँ, पूर्व में यही माना गया था कि रिछुंडा रीछ के नाम से रिछुंडा नाम पड़ा है, तो वो उस दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि सरिस्का में पहले पूर्व काल में भालू रहे हुए हैं, उनका आवास भी रहा है। लेकिन ये एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि किस क्षेत्र में हमें भालू को छोड़ना है, तो उसी दृष्टि से हमने तालवस्ट रेंज को सेलेक्ट किया। जो एनक्लोजर बनाया गया ऊपर से कवर्ड है जाल से या नहीं? अभी जैसे लॉज आपने एक चीज़ और मैं आपको एक एडिशनल बता दूं कि लॉज गांव है, तो लॉज गांव अभी हाल ही में रिलोकेट हुआ है, तो इस दृष्टि से हमें वहाँ ट्रांसलोकेशन के लिए भी हमें पूरी सुविधा मिलेगी। सर मालाखेड़ा से भी आया था कुछ दिन? मालाखेड़ा से पूर्व में आया था 2013 में, तो 3 साल तक यहाँ वो भालू रहा था। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो सरिस्का का हैबिटाट है वो उसके लिए पूर्ण रूप से। सुरक्षा के लिए कितनी टीम अपनी लगाई जाएगी? सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें अभी बनाई जाएगी, जिसमें चूँकि अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि नर और मादा दोनों भालू हैं तो साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं अलग उनका होता है तो अलग टीमें बनाई जाएगी और पूरी सुरक्षा की। देखिए, सरिस्का के लिए मैं यही कहूँगा कि खुशी और सुखद समाचार है कि 1911 जब स्टेट हुआ करते थे, उसके पश्चात आज लगभग 112 वर्ष पश्चात भालू का यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। एक भालू का यहाँ रेस्क्यू पहले किया गया था, लेकिन वो चूँकि एक सिंगल भालू था इसलिए वो आगे वंशवृद्धि नहीं हो सकी। तो हमारा प्रयास ये है कि अभी चूँकि एक मादा और नर, इसमें मादा की उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष और नर की उम्र लगभग 9 से 10 वर्ष है। वयस्क हैं पूर्णतया, और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है जिस तरह का सरिस्का में हैबिटाट है, इनके भोजन सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ पर। भले ही वो दीमक देखें, मधुमक्खी के छाते देखें, बेर देखें, खजूर देखें, बूंदी देखें, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वेजिटेशन। प्राकृतिक रूप से इतिहास गवाह है इस बात का कि स्टेट टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे भालू हुआ करते थे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के और हमारे ACS फॉरेस्ट शिखर अग्रवाल साहब, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे साहब, PCCF ऑफ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ राजस्थान श्री अरिंदम तोमर साहब, और निश्चित रूप से मेरी जो टीम आप सामने देख रहे हैं खड़े हुए हैं सारे, इनको मैं मेरे टीम सरिस्का के मेंबर्स कहता हूँ, मेरे से सैनिक,
इनके बिना भी ये संभव नहीं था। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, चाहे माननीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली साहब हैं, चाहे शकुंतला जी हैं, चाहे कांति मीना जी हैं, एमएलए साहब, सारे जिला प्रमुख साहब, सारे विधायक जिले के सब एक साथ रहे हैं सरिस्का के विषय पर। और न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि जो आम जन है सरिस्का के, चाहे वो गांव में रह रहा है, चाहे वो सीमाओं पर रह रहा है सरिस्का के, इस टीम सरिस्का को सबका सहयोग मिलता रहा है। मुझे भरोसा है आज सरिस्का में टाइगर की संख्या 28, जो ऐतिहासिक संख्या है, अब तक कभी नहीं रही। और निकट भविष्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व एक बेहतरीन पार्क के रूप में उभरता नजर आएगा। सर, सियागोश लाने की ओर थी, वो कब तक आ पाएंगे? देखते हैं। अभी समय के साथ साथ कुछ चीजें जिस तरह आगे बढ़ी, और भी चीजें आगे बढ़ेंगी कुछ ही समय बाद, कुछ महीनों ही कहूँगा। प्लान है कि यहाँ पर वाइल्ड डॉग्स भी नहीं है, तो कुछ महीनों में आपको सुखद समाचार। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने दिल्ली जा रही टीम के किशनगढ़ पास पहुंचने पर टीम का स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित अनेक लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर किसान नेता शेर सिंह चौधरी, पूर्व सरपंच भोलाराम शर्मा, पूर्व प्रधान सुंदर बसवाल, सरपंच फूल सिंह चौधरी, हितेश तक्षक, प्रकाश प्रजापत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पेयजल संकट को लेकर राजस्थान में त्राहि मची हुई है। राजस्थान में ERCP योजना का लागू होना अब बेहद जरूरी है। ऐसे में अनेक संगठनों की ओर से इसे लेकर आवाज उठाई जा रही है। राजस्थान में करौली जिले के टोडा भीम क्षेत्र से सौम्या मीणा के नेतृत्व में दिल्ली के लिए पैदल कूच कर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार से ERCP योजना को लागू करवाने के लिए 25 युवाओं की एक टीम ने सौम्या मीणा और जवान सिंह के नेतृत्व में हुंकार भरी है। टीम की सौम्या मीणा और जवान सिंह ने पत्रकारों से खास बातचीत में उद्देश्य साझा किए। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए संयुक्त मोर्चे के बैनर तले यात्रा निकाली जा रही है। 16 अप्रैल को डोडा भीम से शुरू हुई यह यात्रा 26 अप्रैल को दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचेगी, जहां शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से एक दिन का धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके अलावा ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। हमारे इस पैदल कूच का उद्देश्य ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना, इस पैदल कूच का उद्देश्य है। और हमारे इस पैदल कूच की जो शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे हुई थी। और उस कूच में हमारे क्षेत्र के भी काफ़ी भारी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े थे और काफ़ी दूर तक हमारे साथ चले थे। तो हम एक ही मांग लेकर के चल रहे हैं। इस कड़कड़ाती धूप में ना हम धूप को देख रहे हैं, ना दिन को देख रहे हैं, कि केंद्र सरकार जिसने इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, तो हम तो यही मांग करते हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, इसको जनहित का मुद्दा बना करके जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। अन्यथा अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होती है, 3 करोड़ लोग 13 जिलों में निवास करते हैं, उनका जीवन खतरे में आ जाएगा। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तो सभी दर्शकों से यही अपील करती हूँ कि हमारे लिए नहीं, इस ERCP की आवाज़ को इतना बुलंद कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो इस सरकार को झुका सकती है। कितने लोगों का दल है और क्या सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, वैसे तो हाँ, ये जो संगठन है ERCP का, इसमें कम से कम 100 लोग जुड़े हुए हैं और अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ हैं, क्या नाम बताते हैं? शेर सिंह जाट है। शेर सिंह जी हैं जो काफ़ी सारे किसानों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो इसी तरीके से हम जागरूक करते हुए चल रहे हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी लोग हैं और जो इस पैदल कूच का जो हिस्सा बने हुए हैं वो 25 लोग हैं। और जंतर मंतर की जो हमें परमिशन मिली है वो 101 लोगों की मिली है। 101 लोगों के साथ हम जंतर मंतर पर जाकर धरना देंगे। राजस्थान ने 25 सीटें केंद्र सरकार को दी। भाजपा के 25 सांसद राजस्थान से गए हैं। ऐसे में जो जल शक्ति योजना के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने ये योजना अटका रखी है। आपकी बात कैसे मानेगी? देखिए, सरकारों ने तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गजेंद्र जी ने, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वहाँ पर अभी कांग्रेस का है। और अगर वहाँ पर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है, DPR में जो छूटे हुए बांध हैं वो जुड़ जाते हैं, तो इसमें गहलोत का नाम होगा।
तो बस ये दोनों सरकारें ही नहीं चाहती कि ये एक मुद्दा जो है ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, जो छूटे हुए बांध हैं वो जुड़े। हमने 16 अप्रैल को रात 11 बजे पारला टोडा भीम सिद्ध बाबा की पावन धरा से ये पद यात्रा स्टार्ट की थी। आज हमारा पद यात्रा का 6वां दिन है पैदल कूच का, और हमारा उद्देश्य ERCP संयुक्त मोर्चा के पैनल तले तमाम पदाधिकारी हमारे साथ 13 जिलों के सभी क्रांतिकारी साथ हैं, और हमारा उद्देश्य ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित करवाने के लिए हम सोई हुई सरकार जो नरेंद्र मोदी सरकार और इस योजना के जो मंत्री केंद्र में बैठे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो 3 करोड़ लोगों को पूरी राजस्थान में मूर्ख समझ रहा है, खुद की बनाई हुई DPR को कभी गलत बता देता है, या जिसके बाद में कहता है कि हमें इस योजना को आने नहीं देंगे। कई बार हमने उनसे मिलने की भी कोशिश की और मिले भी हैं। सवाई माधोपुर की पावन धरा पर जन आक्रोश रैली थी BJP की, उसमें भी मिले थे, और देश के प्रधानमंत्री धनावड़ की पावन धरा पर एक सभा को संबोधित करने आए थे, तो वहाँ भी हमने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अभी हमारी क्रांतिकारी महिला से पूछ रहे थे कि गजेंद्र सिंह, अरे मैं कहना चाहता हूँ ना, मैं खुद एक किसान का बेटा, मैं आपसे आपके इस चैनल के माध्यम से एक अध्यक्ष होने के नाते आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरह से 3 करोड़ लोगों को मूर्ख समझता है, उसी तरह किसान आने वाले चुनावों में ऐसे गजेंद्र सिंह शेखावत जी को ये बता देगा कि किसान कौम होती क्या है। हम उनसे एक और बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब ये DPR बनी थी तो गजेंद्र सिंह शेखावत खुद इसका सलाहकार था, उन्हीं की सरकार द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था। आज हमसे डबल इंजन की सरकार मांगता है। हमें क्या मतलब डबल इंजन की सरकार से, हमें तो पानी चाहिए। अगर पानी नहीं दिया ना तो 25 सांसद है, एक भी उनकी सीट नहीं आएगी। हम दिखा देंगे किसान कौम क्या चीज़ होती है। जब इतना कुछ होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने इस योजना को अटका रखा है, इस कूच का कोई कितना असर पड़ेगा? इस कूच का इतना असर पड़ रहा है कि कल हमें हमारे क्षेत्रीय सांसदों का फोन आता है कि भाई आपकी पद यात्रा कहाँ तक पहुँच गई। हमने कहा कि अलवर तक पहुँच चुकी है, तो आप क्यों जा रहे हो? अगर जब आप ही इस चीज़ की जिम्मेदारी ले लेते तो हमें दिल्ली जाने की जरूरत ही क्या नहीं थी। ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा कठुमर ने पंचायत समिति परिसर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों के लिए धरना देकर प्रदर्शन किया। वहीं 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संघ अभियान की घोषणा की। संघ अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी ने बताया कि संघ और सरकार के बीच 1 अक्टूबर 2021, 11 दिसंबर 2021 और 6 सितंबर 2022 को विभिन्न मांगों को लेकर लिखित समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने किसी भी समझौते की क्रियान्वित नहीं की। इसे लेकर अब कठुमर शाखा ने अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम विकास अधिकारी मांग पूरी नहीं होने तक 24 अप्रैल से होने वाले महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर श्याम सुंदर गर्ग, रामावतार शर्मा, प्रकाश गुर्जर, यादराम प्रजापत सहित सभी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ की वर्षों पुरानी अनवरत वही मांगे 7 सूत्री चली आ रही हैं, जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण और राजस्थान सरकार के द्वारा बजट घोषणा नंबर 155 पर जो 9/18/27 की चयनित वेतनमान की घोषणा की गई है, उसके आदेश आज दिनांक तक नहीं निकाले हैं। वेतन विसंगति और कैडर स्टैंड संबंधी हमारी कुछ मांगे हैं, जिन पर CM से हमारा पूर्व लिखित समझौता होने के बाद में भी अफसरशाही और तानाशाही के चलते आज दिनांक तक आदेश नहीं हुए। उन आदेशों को निकलवाने के प्रयास में हम पुनः आंदोलन की राह पे हैं। ये आंदोलन आपका कब तक जारी रहेगा? ये सरकार का जो महंगाई राहत कैंप है 24 अप्रैल से, तब से हमारा आंदोलन पूर्ण प्रगति पे रहेगा, और जब तक सरकार समझौता नहीं करती हमारे साथ में, आदेश नहीं निकालती, तब तक हम अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। यानी कैंपों का आप बहिष्कार करोगे, यानी आपकी यूनियन बहिष्कार करेगी? पूर्ण रूप से हम कैंपों का बहिष्कार करेंगे, और इसके लिए मैं ग्राम विकास अधिकारी संघ
के द्वारा जनता को हो रही असुविधाओं के लिए माफी चाहते हैं। रामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खेड़ी के ग्रामीण ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग को लेकर अपने गांव में ही अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठ गई। इन ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार जल स्तर घटता जा रहा है। कई वर्षों से रूपारेल नदी और पिपरोली बांध में पानी नहीं आया है, जिससे जमीनी पानी की समस्या बढ़ी है। गौरतलब है कि ERCP परियोजना की घोषणा 2017 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी, जिसे 2023 तक 3 चरणों में पूरा होना था, लेकिन अब तक यह परियोजना शुरू भी नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी मतभेद की वजह से परियोजना लागू नहीं हो पा रही है, जिसका नुकसान क्षेत्र के किसानों को उठाना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसान राज्य सरकार से भी ERCP परियोजना की DPR में संशोधन करके क्षेत्र के मुख्य नदी नालों और बांधों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर भी गंभीर नहीं है। इसलिए अब जो राजनीतिक पार्टियों के नेता विधायक सांसद गाँव में आएंगे तो उनसे सबसे पहले नहरी पानी का सवाल पूछा जाएगा। मैं ग्राम पंचायत चिड़वाई सरपंच सुरेश वर्मा। काफ़ी दिनों से हमारे एक की मांग चल रही है, जो मूलभूत हर आदमी की, हर किसान की आवश्यकता है, पानी की। ERCP की योजना है जो राजस्थान की हमारी 13 जिलों की, तो हम ये चाह रहे हैं हर गांव में, हर पंचायत में, हर घर, हर ढाणी हमारा एक अभियान चल रहा है कि हमें हमारी ये मांग, जो चंबल का जो पानी है, जो हमारे चंबल का पानी हमारे अलवर ज़िले में जैसमंद तक आया है, हम चाह रहे हैं कि किसान को सिंचाई के लिए वो दिया जाए, जिससे हमारी यहाँ एक ऊपर एक नदी है पास में ही, जिसमें से 40-50 गाँवों के बीच में से गुजरती है। अगर उसमें पानी आ जाता है तो यहाँ जो भी यहाँ का क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र में किसान के लिए सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, और जो कि मूलभूत आवश्यकता है जल की, हमें कुछ मत दे सरकार, बस चंबल का पानी ऊपर रेल नदी में दे दे, हमारी किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। क्योंकि आज पानी का जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि किसान अपनी भूमि सिंचाई नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो एंड में आके किसान के ऊपर ऐसी विपत्तियाँ आ जाती हैं कि बरसात, इस बार देख लो आप, किसान की सारी फसल नष्ट हो गई। जो किसान ने पूरी साल मेहनत करी एक झटके में ख़त्म हो गई। अगर ये पानी मिल जाए तो किसान की कहीं ना कहीं ज़िंदगी बच जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। हमारे जो ये चंबल का पानी आ रहा है अलवर में, जैसलमेर बांध में, ये पानी आने से हमारे यहाँ क्षेत्र में 10-50 गाँवों में पानी की बहुत समस्या हो रही है। पानी तक, पीने तक का पानी हमारे लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कोई हो भी रहा है तो बिल्कुल खारा पानी है और फ्लोराइड की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर चंबल का पानी अलवर जैसलमेर से या इस रूपारेल नदी में छोड़ दिया जाए तो हमारे कम से कम सैकड़ों गाँव में पानी का थोड़ा जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, लोगों को पानी पीने में सुविधा हो जाएगी। बगैर इस फ्लोराइड पानी युक्त से लोगों की शरीर की आकृति विकृतियाँ भी चुकड़ने लग गई हैं, हाथ पैरों में दर्द, गोड़ों में बहुत दर्द होने लग गया है। इसलिए हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि चंबल का पानी अगर रूपारेल नदी में छोड़ दिया जाए, दे दिया जाए, तो हमारे यहाँ के किसानों का बहुत फायदा हो सकता है। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते खबरों की ओर। बानसूर के राजस्थान सेवा परिषद के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पटवारी सुभाष ने बताया कि राजस्थान सेवा परिषद के बैनर तले बानसूर कर्मचारी संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रशासन गाँव तथा शहरों संघ कैंपों में सेवा परिषद के कर्मचारी कामकाज नहीं करेंगे। वहीं तहसील कार्यालय संबंधी कामकाज के लिए आए उपभोक्ता
बेरंग लौटते नजर आए। नायब तहसीलदार के पद पर कानूनगो को 100% पदोन्नति एवं तहसीलदार के पद पर 50% सीधी भर्ती से तथा शेष पद भरने सहित अन्य मांगों को लेकर समस्त कर्मचारी राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर तहसीलदार राजेंद्र मोहन मीणा, कानूनगो हितेश माथुर, महेंद्र, यज्ञदत्त शर्मा, शिवराज सिंह शेखावत, सुखराम चौधरी सहित अनेक पटवारी मौजूद रहे। हमारा पूर्व में राजस्थान सरकार से लिखित में समझौता हुआ था 4 अक्टूबर 2021 को, जिसमें हमारी विभिन्न 7 सूत्रीय मांगे थी। उन पर लिखित समझौते के अंदर सहमति बनी थी। उसके बाद में हमने हमारा उस तत्कालीन समय का धरना स्थगित किया था। उसके बाद आज दिनांक तक जो हमारी मांगे पूरी नहीं की गई हैं, इसके संबंध में हमने समय समय पर सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किए हैं। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले वो आंदोलन चला था और अब भी राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले ही आंदोलन सम्मिलित रूप से 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर ये धरना दिया जा रहा है, जो आज दूसरे दिन भी लगातार चालू है। अब आगे आने वाले, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे आने वाले समय में जो राजस्थान सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंप, राजस्थान प्रशासन शहरों के संघ कैंप और गाँवों के संघ जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उनमें हमको सहयोग नहीं करने का भी हमने सरकार को बता रखा है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। इस बार के रमजान महीने का अलविदा जुमा शुक्रवार 21 अप्रैल को पड़ा। पवित्र रमजान महीने के अंतिम जुमे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही अकीदत के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने मुल्क की खुशहाली की कामना की। वहीं लोगों के चेहरे पर ईद की खुशियां साफ झलक रही थी। जिला मुख्यालय पर मुख्य नमाज रोड नंबर 2 स्थित जामा मस्जिद में हुई। जामा मस्जिद के सदर शेख मोहम्मद ने बताया कि दोपहर 1:30 पर जुम्मे की नमाज अता की गई। शुक्रवार को चांद दिखाई देने के बाद 22 अप्रैल को ईद उल फितर मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की तैयारी शुरू कर दी है। शेर मोहम्मद ने बताया कि ईदगाह में शनिवार सुबह 8:30 पर ईद की नमाज अता होगी। इस साल कुल 5 जुम्मे की नमाज अदा की गई। सुनिए मेव सदर शेर मोहम्मद ने क्या कहा। आज जमातुल विदा का जुमा जो इस रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसमें हम भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम न सिर्फ अपने अलवर वासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को देना चाहते हैं। कल ईद की नमाज ईदगाह में होगी और जिसका टाइम 8:30 बजे है। मेरी आप लोगों से विनती है, आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ये टाइम है इसका के लिए लोगों पर पहुँचाएँ। 8:30 बजे से पहले लोग ईदगाह पर पहुंचे। 8:30 बजे ईद की नमाज होगी। इस मौके पर हम सभी वतन के लोगों को, सभी हमारे देशवासियों को, सबको मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। भाईचारा जो देश में जिस तरह के हालात हैं उससे उभर करके देश में भाईचारा का पैगाम देना चाहते हैं। इस्लाम एक मुसलसल मोहब्बत का पैगाम देने वाला धर्म है। इसमें कहीं पर किसी तरह की जिस तरह से दिखाया और बताया जाता है ऐसा नहीं है। इस्लाम मोहब्बत के लिए बना है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है और हम उम्मीद करते हैं कि कल हम नए सुबह से शुरुआत करें और हमारे देश में अमन, चैन और मोहब्बत। जिले के रेनी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिलेटा के गांव शंभू बांस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह भागवत कथा पसोरिया परिवार द्वारा भगवान की अनुशंसा पर किया गया। भागवत कथा समापन पर दीप प्रज्वलित कर आरती की गई। भोग लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद अतिथियों मीरा मांगेलाल मीणा, सुनीता मीणा, श्रीकांत सेदावत, शीला मीणा का पसोरिया परिवार की तरफ से साफ और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान गजानंद शर्मा, महेंद्र शर्मा, राजकुमार शर्मा, सीताराम शर्मा, अंकित शर्मा सहित सैकड़ों महिला पुरुष बच्चों ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। हिंडौन शहर वक्फ कमेटी के सेक्रेटरी बाबूद्दीन खान ने बताया कि ईद की व्यवस्थाओं के बारे में शुक्रवार को सुबह 8 बजे ईदगाह परिसर में शहर के धर्मगुरुओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों को एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक इमाम हाफिज शफी अहमद की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें ईद उल फितर की नमाज चांद दिखने के बाद 22 अप्रैल शनिवार को सुबह 8 बजे करौली रोड स्थित ईदगाह में अदा करने के निर्णय लिए गए। शनिवार की नमाज शहर इमाम हाफिज शफी अहमद द्वारा अता करवाई जाएगी। बैठक में मुफ्ती जाहिद मजाहिरी, मुफ्ती सद्दाम हुसैन, मुफ्ती अब्दुल हमीद भीकम शाह सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज तारीख 21 अप्रैल बरोज जुमा सुबह बाद नमाज फजर ईदगाह के अंदर उलमा इम्मा की और शहर की वक्फ कमेटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें ईद की नमाज का वक्त 8 बजे का तय पाया है और 7:15 बजे इंशाअल्लाह उलमा इकराम के बयानात शुरू हो जाएंगे। उसमें बहुत ही दीन की अहम और ज़रूरी बातें होंगी। तो तमाम हिंडौन वालों से दरख्वास्त की जाती है कि 7:15 बजे ईदगाह के अंदर तशरीफ़ लाने की कोशिश करें
और अपने काम को आगे पीछे करके जल्द से जल्द ईदगाह में तशरीफ लाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल। दौसा जिले में मानपुर पुलिस थाना में एटीएम लूट के अंतर्राज्य गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मानपुर पुलिस थाना प्रभारी सीताराम सैनी ने बताया कि 16 नवंबर 2022 की रात्रि को कस्बा सिकराय इलाका थाना मानपुर से एटीएम को उखाड़ कर ले जाने वाले अंतर्राज्य गैंग का शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अभियुक्त गांवड़ी थाना पाटन जिला सीकर निवासी तेजपाल सिंह उर्फ कालू पुत्र श्री राम स्वरूप का बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में घासीराम सैनी, धर्मराज, राजेश, मोहन सिंह, मनोहर लाल, रविंद्र सहित समस्त स्टाफ शामिल रहा। राजगढ़ कस्बे में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जहला में होने वाली बैठक के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। कुंडला यूथ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मीना ने बताया कि इस बैठक में स्थानीय स्तर के मुद्दों को लेकर बड़ी बैठक होगी, जिसके माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इनमें प्रमुख मांग है कि सरिस्का क्षेत्र में बाहरी लोगों के द्वारा होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं जो नो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं आते और इनमें ना ही स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और बाहरी लोगों की भर्ती की जाती है। साथ ही वन विभाग द्वारा जन जन की आस्था के केंद्र पांडुपोल भरतरी के यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों से टिकट शुल्क लिया जाता है, जिससे लोगों में आक्रोश है। इस अवसर पर मुनि मीना, रिंकू कोहली, प्रकाश चंद, सुंदरलाल, महेंद्र मीना, विष्णु कोहली आदि युवा मौजूद रहे। क्षेत्र में जो रेडियो उसके लिए लोगों को बताया गया और स्थानीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो एनओसी लगाई गई है उनके खिलाफ हम एक मोर्चा खोलेंगे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चोमा गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा 5 दिन के अंतराल को कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित परिवार के साथ आदि गौड़ समाज के लोगों ने रामगढ़ डीएसपी कार्यालय का घेराव किया, जहां पर अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग में बेटी को बरामद करने को लेकर डीएसपी देशराज गुर्जर की अनुपस्थिति में रामगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। बालिका के पिता सुभाष शर्मा ने बताया कि उसकी बेटी सोनिया घर से लापता हो गई है, जिसकी तलाश करने पर पता लगा कि ढाईपेड़ी निवासी विष्णु पुत्र फूलचंद और उसके अन्य दोस्त गाँव में आकर उसकी बेटी का अपहरण कर ले गए हैं। इसलिए समाज के लोग इकट्ठा होकर डीएसपी कार्यालय में डीएसपी को अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने और बेटी को बरामद करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि पुलिस ने जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं थानाधिकारी सुंदर कुमार का कहना है कि नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला आया था, जिसमें उन द्वारा 3 लोगों को दस्तयाब कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। मेरा छोटा भाई है, उसकी लड़की 16 तारीख को करीब 2-2:30 बजे लापता हो गई। हमें जैसे ही पता चला, उसने बताया कि मेरी लड़की गायब हो गई है, तो हमने इधर उधर पता किया। तो शाम को जाकर हमें पता चला कि एक लड़का अलवर के पास ढाईपेड़ी गांव है, वहाँ का रहने वाला, और वो यहाँ अपने जीजा के पास पढ़ता था हमारे ही गांव में, और वो लड़का उस लड़की को अपहरण करके ले गया। तो इसमें उसके जीजा का फुल सपोर्ट है, वो स्कूल चलाता है और उसने कह दिया कि हाँ भाई मेरा साला उस लड़की को लेकर गया। उसके बाद हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट में उनके नाम भी लिखवा दिए, नामजद रिपोर्ट है। लेकिन उसके बावजूद आज 21 तारीख हो गई है, ऐसा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो जैसे धरपकड़ होनी चाहिए, उन लोगों में डर होना चाहिए, वो चीज़ पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने नहीं दिखाई दी। कुल कितने लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट करवाई है? इसमें 5 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज करवाई है हमने। तो आज यहाँ कैसे आए? आज यहाँ हम ज्ञापन देने आए हैं। हमने भाई या तो डीएसपी साहब कार्रवाई करें, हमने जो सभी आदि गौड़ ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया है और उसमें हमने इनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा फिर हमारी जो है ब्राह्मण समाज सभी एकत्रित होकर इससे आगे जो भी होगा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा। हमें हमारी लड़की चाहिए। कुमार शर्मा चौमा के रहने वाला हूँ। हमारी लड़की सोनिया और पायल की जो सुभाष चंद की लड़की है, वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। 8 तारीख को पेपर ख़त्म हो गए हैं। 16 तारीख को वो लड़की करीब 1:30-2 बजे घर से लापता है। पता किया हमने गांव बस्ती में, तो पता लगा कि मालियों का लड़का जो कि अलवर ढाईपेड़ी का है, वो उसको अपहरण करके बेला फुसला कर ले गया है।
कोई पहचान या नाम वगैरह पता है क्या उसका? लड़के का नाम है विष्णु, जो कि 2.5 पेड़ी अलवर का रहने वाला है। रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ जी, रिपोर्ट दर्ज करा दी है। तो मुलजिम गिरफ्तार हुए नहीं हुए? हुए हैं मुलजिम, 1-2 मुलजिम हुए, लेकिन छोड़ देते हैं उनको। तो आज यहाँ कैसे आए हो? आज हमने समाज को भेड़ा किया है और प्रदर्शन किया है यहाँ पे आके। नहीं, जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाए जा रहे कार्यक्रमों के तहत शुक्रवार को परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुक्रवार को ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजक रेणु मिश्रा ने बताया कि जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें एकल और समूह नृत्य, कविता और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज की महिलाओं ने जोर शोर से भाग लिया है। हाँ, मैं सबसे पहले तो सभी को अलवर वासियों को बधाई देती हूँ कि आज हमारे यहाँ ब्राह्मण छात्रावास में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, महान पर्व के उपलक्ष्य में आज महिला प्रकोष्ठ की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन महिलाओं के लिए किया गया, जिसमें बहुत सी संख्या में हमारे आज यहाँ महिलाएँ पधारी हैं। और ये 3 दिन जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको और उल्लासपूर्वक मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है और सब महिलाएं पूरी तैयारी के साथ आई हैं। बहुत रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है और सभी महिलाएं उत्साहित हैं इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देने के लिए। आपका नाम और पद? मैं रेणु मिश्रा, और ये जो कार्यक्रम है महिला प्रकोष्ठ का कि मेरे को ड्यूटी दी हुई है तो उसको मैं संभाल रही हूँ। किशनगढ़ तहसील परिसर में तहसीलदार मदन सिंह के नेतृत्व में पटवारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। राजस्व सेवा परिषद से जुड़े कार्मिकों के धरने पर बैठने की वजह से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार मदन सिंह ने बताया कि सरकार और राजस्व सेवा परिषद के मध्य समझौता हुआ था, जिसको सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। शुक्रवार को राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर अपनी मांगों के समर्थन में तहसील किशनगढ़ और खैरदल के समस्त राजस्व कर्मियों द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर तहसील किशनगढ़ परिसर में धरना दिया गया है। धरने में नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार कानूनगो, खेम सिंह नरूका, रूपचंद डागर, संदीप मिश्रा सहित अनेक कर्मचारी, अधिकारी आदि मौजूद रहे। जो राजस्व सेवा परिषद है, जिसके अंतर्गत राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, तीनों संघ शामिल हैं, जिनका समन्वित रूप से ये हमारा आज से धरना शुरू हुआ है। और हमारी जो मुख्य मांगें हैं, 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में समझौता हुआ था, उसकी क्रियान्विति के लिए हमारा ये धरना है। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तब तक ये हमारा धरना निरंतर रूप से जारी है। अब तक किस किस तरीके से आप मांग कर चुके हैं? इसके लिए सबसे पहले हमारे जो संघ हैं, उन्होंने 15 दिन पहले सरकार को ज्ञापन दिया था और ये आगाह किया था कि 15 दिन में यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आगे की ये जो हमारी आंदोलन की रूपरेखा है, इस पर कार्य करेंगे। आगामी प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग एक बड़ा अभियान चलने वाला है, ऐसे में आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? ये बात बिल्कुल हम इससे सहमत हैं, लेकिन हमने 15 दिन पहले ही सरकार को इसी के लिए आगाह किया था कि यदि आपने इन पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि हमारी जो मांग है, मांग ही नहीं, हमारा समझौता है, लगभग 1.5 साल हो गया, उस समय का समझौता है, माननीय सीएम साहब की उपस्थिति में समझौता है, हम उसको क्रियान्विति के लिए मांग कर रहे हैं। अब यदि उसका प्रभाव कैंपों पर पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो आगे की नीति रणनीति क्या रहेगी? इसके लिए हमारे जो संघ हैं वो निरंतर रोजाना हमारे को अपडेट देते रहेंगे, जैसे रूपरेखा रहेगी उसी के अनुसार। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पेल में बाबा गरीबदास महाराज का मेला बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। वहीं मेले की पूर्व संध्या पर यूपी, दिल्ली, सीकर से आए प्रसिद्ध कलाकारों ने संपूर्ण रात्रि बाबा की महिमा का गुणगान किया। दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गाँव के प्रमुख मार्गों से कलश यात्रा और भव्य झांकी निकाली गई। वहीं शाम को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश की। इस दौरान मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, रेणागिरी धाम के स्वामी पालका देवाचार्य महाराज, शुभ रामदास महाराज, बजरंग सिंह, जस्सू सिंह सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे।
बहरोड थाना क्षेत्र के गांव पहाड़ी निवासी हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न न्यायालयों में पेश किया गया। सुबह से ही बहरोड कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर लादेन के खिलाफ ACJM न्यायालय और ACJM संख्या 2 कोर्ट में चल रहे 6 मुकदमों में उसकी पेशी लगाई गई है। यहाँ कई न्यायालयों में उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इस दौरान DSP आनंद राव, प्रशिक्षु RPS विनय सहित बड़ी संख्या में RAC के जवान और QRT का जाब्ता तैनात रहा। लादेन पर मारपीट, रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। जयपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच विक्रम गुजर और लादेन को लेकर पुलिस बहरोड न्यायालय में पहुंची, जिसे पुलिस के वाहन से उतारने से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई। सशस्त्र पुलिस जवानों ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। यहाँ कुछ मुकदमों पर मई माह की तारीख मिली है। नीमराना स्थित रिच लाइट बिस्किट कंपनी में शुक्रवार सुबह ईडी की टीम पहुंची, जिसके बाद से एजेंसी की कार्रवाई जारी है। इस दौरान टीम के कर्मचारियों की ओर से कंपनी का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। बताया जा रहा है कि दिल्ली से 2 गाड़ियों में ईडी की टीम सुबह पहुंची। इसके बाद से लगातार अंदर कार्रवाई जारी है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि किस कारण से ईडी की टीम अंदर कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई से कंपनी संचालकों में हड़कंप मच गया। कंपनी में प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारी 2 गाड़ियों से पहुंचे थे। रिच लाइट कंपनी में बिस्किट बनाने का काम किया जाता है। भिवाड़ी पुलिस जिला की स्पेशल टीम ने अवैध हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके कब्जे से 3 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे सहित एक I-20 कार बरामद की गई है। भिवाड़ी पुलिस के द्वारा गत 12 अप्रैल को अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान पकड़े गए 2 हथियार तस्कर हेम सिंह उर्फ साका और मंजीत से हथियार खरीदे थे। पुलिस द्वारा हेम सिंह और मंजीत से कड़ाई से की गई पूछताछ में उन्होंने उन लोगों के द्वारा हथियार खरीदने की बात सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए इसने हथियार खरीदने वाले कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए SP अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि गत 12 अप्रैल को जिला स्पेशल टीम व कोट कासिम थाना पुलिस के द्वारा अवैध हथियार तस्कर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हेम सिंह उर्फ साका और मंजीत को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इनके कब्जे से 3 पिस्टल व 12 अवैध देसी कट्टे सहित कुल 16 अवैध हथियार व 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे कड़ाई से पूछताछ की और इनके द्वारा किन किन लोगों को हथियार बेचे गए हैं इसकी जानकारी जुटाई गई। तो बदमाशों के द्वारा बताने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। SP अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ अनेक थानों में विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। को लेकर तो भिवाड़ी पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। उसी के कंटिन्यूएशन में जो हमने आर्म सप्लायर को पिछले 2 केसेस के अंदर हमने जो पकड़ा था, उसमें जो फर्स्ट ग्रुप था जिसके अंदर हमने साका और उसको मंजीत को पकड़ा था, उन्होंने आगे हथियार किन को सप्लाई किए हैं उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके अंदर टोटल 9 वेपन हम लोगों ने रिकवर किए हैं। 9 जो अलग अलग इंडिविजुअल जिनको ये हथियार बेचे गए थे उनको 9 अलग अलग FIR दर्ज करके उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या एक ही थाने की कार्रवाई, अलग अलग थाने की? ये अलग अलग थाने की कार्रवाई है। जिस इलाके में इन्होंने हथियार दिए, जिसमें से 5 कार्रवाई अपने कोट कासिम थाने में हुई है, उसके बाद चौपानकी में है, भिवाड़ी में है, फूलबाग में है। तो अलग अलग थानों में ये कार्रवाइयाँ हुई है और ये उसी का कंटिन्यूएशन है जहाँ से आर्म सप्लायर ने आगे जिन जिन लोगों को हथियार दिए हैं उनसे ये रिकवरी की गई है। पहले भी आरोपी या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं कैसे? हाँ, इनका जो हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा है तो पहले भी इन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं। कुछ लोग जैसे आपका आशीष है, ठीक है, यशवंत है, ठीक है, विकास पहलवान है, जयप्रकाश है, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। किसी के खिलाफ 307 के हैं, आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं, अपने डकैती के मामले भी हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनमें से ज़्यादातर पुराने हैबिचुअल ऑफेंडर हैं जो इस काम में पुराने ठीक लिप्त रहे हैं। उनके पास से इन हथियारों की रिकवरी की गई है। आपने खरीदारों की बात करी, जो खरीदार जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? क्योंकि भिवाड़ी काफ़ी चर्चाओं में रहे। खरीदार जो अपन देख रहे हैं वो अभी तक अपने जो अरेस्ट हुए जिनसे अपनी रिकवरी हुई है वो भिवाड़ी थाना क्षेत्र के ही हैं। इसमें टोटल 9 लोग हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं तो 4-5 लोग इसके अंदर कोट कासिम थाना इलाके के हैं, एक मुंडावर का है, 2 लोग खैरथल थाना इलाके के हैं, एक आदमी इसके अंदर यूपी का रहने वाला है जो यहाँ पे काम करता है, ठीक, भिवाड़ी क्षेत्र में रहता है। ऐसे करके टोटल ये 9 लोग हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरह का इनका बैकग्राउंड है जो आरोपी? बैकग्राउंड इनमें से टोटल 9 जो हमने अरेस्ट किए हैं, इनमें से 5 का अभी तक हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड आया है, जिनके पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसके अंदर डकैती के हैं, 307 के हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, आबकारी के मुकदमे हैं।
तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है इन लोगों का, और एक दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हों, जिन्होंने हथियार खरीदे हों। तो इसी कड़ी में लगातार इन्होंने जहाँ भी हथियार बेचे हैं उन सब के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हथियार आम पब्लिक के अंदर नहीं रहे, चाहे कोई अपने सेफ्टी के हिसाब से ले रहा हो या ठीक है शौकिया तौर पे रख रहा हो, उन सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, वेपन हम लोग रिकवर करेंगे। सर पूछताछ में क्या ये 9 ही लोग सामने आए हैं, अभी खरीदार या और भी लोग हैं? नहीं, ये चीज़ हमारी लगातार चल रही है, और भी लोग हैं, क्योंकि ये जो अभी हमने 9 लोग अरेस्ट किए हैं, ये जो हमने फर्स्ट कार्रवाई की थी उसकी रिकवरी के लोग हैं ये। अब जो हमने सेकंड अभी कार्रवाई की है उसमें और लोगों के भी नाम आ रहे हैं। तो भिवाड़ी पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान मेरी पुलिस मेरा अभिमान के तहत साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 32 लाख रुपए के 105 अलग अलग तरह के मोबाइल बरामद किए हैं। इस पूरी कार्रवाई में भिवाड़ी के साइबर सेल इंचार्ज सचिन शर्मा का अहम रोल रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस जिला में अनेक लोगों के द्वारा मोबाइल गुम होने की लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसमें कुछ तो ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की गई थी और कुछ परिवादियों ने थाने में आकर मोबाइल गुम होने की शिकायत दी थी। लंबे समय से मिल रही इन शिकायतों पर एसपी के निर्देशन में साइबर सेल इंचार्ज सचिन शर्मा ने अभियान के तहत सर्चिंग की कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत गत वर्ष गुम हुए मोबाइलों को मोबाइल सेवा प्रदानकारी कंपनियों से तकनीकी सूचनाएं इकट्ठी की गई है, जिसके आधार पर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सहित अनेक राज्यों के लोगों के गुम हुए 105 मोबाइल ट्रेस किए गए, जिनकी कीमत करीब 32 लाख रुपए आगे गई है। शुक्रवार को ट्रेस किए गए सभी 105 मोबाइल के मालिकों को एसपी कार्यालय में बुलाया गया और सभी के उचित दस्तावेज लेकर फोन मालिकों को उनके फोन उनको सुपुर्द किए गए। इस दौरान गुम हुए मोबाइल को दोबारा से अपने पास आता हुआ देख फोन मालिकों के चेहरे पर खुशी भी देखी गई। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि इससे पहले भी अभियान के तहत 185 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 52 लाख रुपए आकी गई है। शेष गुम हुए मोबाइल के ट्रेस करने का काम पुरजोर से किया जा रहा है। बता दें कि भिवाड़ी में साइबर सेल इंचार्ज उप निरीक्षक सचिन शर्मा को लगाए जाने के बाद गुम हुए मोबाइल को सर्च करने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें भिवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। साथ ही भिवाड़ी को साइबर सेल साइबर अपराधों पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। की तरफ से एक मेरी पुलिस मेरा अभियान करके हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जो हमारी साइबर टीम है उसके लोग लगे हुए हैं। इसके अंदर बेसिकली जो भी लोग हैं जिनके फ़ोन चोरी हो गए, छीन लिए गए, या फिर फ़ोन कहीं गिर गया, कहीं फ़ोन छूट गया, उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, मतलब किसी ने ई पोर्टल पे जाके डाली, किसी ने मैनुअली दी, इसमें जो भी फ़ोन हम लोगों ने ट्रैक कर पाए, टोटल करके 105 ऐसे फ़ोन हैं जो फ़ोन हम लोगों ने इसके अंदर इस अभियान के अंदर रिकवर किए हैं। आज उन सभी लोगों से कांटेक्ट करके उनको बुला के और ये फ़ोन आज उनको वापस दिए जा रहे हैं। लगभग जो कीमत है इन फ़ोनों की वो 30 से 32 लाख रुपये के आसपास है। और कुछ महीनों पहले भी इसी अभियान के अंदर भिवाड़ी पुलिस ने 80 फ़ोन पहले भी रिकवर करके दिए थे, और ये हमारा लगातार फ़ोन जारी है, क्योंकि कंटिन्यूस कंप्लेन आती हैं, फिर हमें ग्रुपिंग इसकी करके लगातार इन फ़ोन को ट्रैक्स करते हैं, और ऐसा करके 105 फ़ोन हम लोगों ने रिकवर किए हैं, और जो इनके मालिक थे आज उनको बुलाया गया और उनको ये फ़ोन वापस सुपुर्द किया जाए। सर इसमें ये भिवाड़ी क्षेत्र के हैं या पूरे भिवाड़ी ज़िले के हैं? ये जो भी लोग यहाँ काम करते हैं पूरे भिवाड़ी ज़िले के हैं, भिवाड़ी क्षेत्र के नहीं है। मतलब जो भी कंप्लेन मतलब किसी भी हेड के अंदर हमारे पास आई हुई है, उन सभी हेड्स के अंदर ये हम फ़ोन हम उनको लगाते हैं ट्रैकिंग पे। जैसे ही कोई फ़ोन चालू होता है हमारी सर्विलेंस में आता है तो हमने उसको रिकवर किया है। कुछ लोगों ने फ़ोन आके हमारे को वापस दिया, जब उनको पता चला कि इस फ़ोन की मिसिंग रिपोर्ट हमारे पास दर्ज है तो बहुत सारे लोगों ने वापस भी दिया है। ऐसे करके कुल 105 फ़ोन हमने आज वो किया, रिकवर किया, और जो उनके मालिक थे उनको वापस दिए जाए। सभी ऑनर को हैंड ओवर कर दिया? हाँ, सभी ऑनर्स को हैंड ओवर कर दिया। कोई गिरफ्तारियाँ? कुछ लोग डिटेन किए हुए हैं, उनकी पूछताछ चल रही है। टोटल गुम मोबाइलों की संख्या अगर पता हो तो? 105 फ़ोन अभी हमने रिकवर किए हैं। आउट ऑफ टोटल संख्या तो 200-250 के आसपास चल रही होगी। तिजारा कस्बे के जैन मैरिज नसियाजी के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर इस विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला पार्षद भाजपा नेता रामवीर शाहबादी ने बताया कि मानव सेवा सप्ताह के तहत आयोजित रक्तदान शिविर में विधानसभा के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जन कल्याण के लिए रक्तदान कर मानव सेवा के प्रति समर्पण का भाव प्रकट किया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया द्वारा महापुरुषों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर 363 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। रक्तदान के लिए आए हुए सभी रक्तदाताओं और अतिथियों का रक्तदान शिविर के संयोजक रामवीर यादव द्वारा स्वागत किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो रामवीर जी का टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सेवा और समर्पण भाव के साथ
जिस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन गुजारा किया जा रहा है, हम सबके लिए प्रेरणा और गौरव का विषय है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ के जन्मदिवस के अवसर पर एक सप्ताह से रक्तदान शिविरों की श्रृंखला पूरे प्रदेश में चल रही है और उसी श्रृंखला के तहत आज तिजारा क्षेत्र के अंदर रक्तदान शिविर रामवीर जी करवा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर राजेंद्र जी के प्रति अपना जुड़ाव महसूस करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक सेवा क्षेत्रों के कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस के अवसर पर हुड़दंग नहीं करके बल्कि मानव सेवा को आधार मान के पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य भी यही है। सेवा ही संगठन के पवित्र के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और जब भी जैसे अवसर आते हैं पार्टी सेवा कार्यों के द्वारा आए दिन ऊंचे से ऊंचे कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से शुक्रवार को पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक बेनीवाल ने बताया कि अंतर जिला स्थानांतरण ग्रेड पे 3600 कर छठे वेतन आयोग की विसंगति दूर करने, पदोन्नति का आदेश जारी करने, एसीपी की बजाय पदोन्नति के पद का वेतनमान स्वीकृत करने आदि मांगों को लेकर शुक्रवार को सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति मुख्यालयों पर धरना देकर प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों ने बताया कि जब तक पूर्व में सरकार के साथ हुए लिखित समझौते के आदेश जारी नहीं किए जाएंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बेनीवाल ने बताया कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 24 अप्रैल से प्रशासन गाँव के संग अभियान व महंगाई राहत शिविरों में पूर्णतः असहयोग कर बहिष्कार किया जाएगा। उनकी मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर हेमेंद्र सूटवाल, नीरज हनुमान सहाय, गौरव अरोड़ा आदि ग्रामवासी इस मौके पर हेमेंद्र सूटवाल, नीरज हनुमान सहाय, गौरव अरोड़ा आदि ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव कटी मनशादास में साय करीब 6 महेश शर्मा और गिरिराज शर्मा के परिवार में आपसी संघर्ष हो गया। मामले को लेकर सभी घायलों को कस्बे के रेफरल अस्पताल लाया गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार गाँव के महेश शर्मा के यहाँ रामायण का आयोजन किया जा रहा था, जिसका न्योता देने के लिए उसका पुत्र पंकज बाइक से गिरिराज के परिवार के यहाँ गया था। इसी दौरान पुराने पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद बाद में लाठी फर्सी चलाने में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। मामले में अभी किसी भी पक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। क्या है कि इसके कुछ पैसे आते थे और मतलब मेरे से बेईमानी करके 1,48,000 रुपये परसों के दिन मुझसे लिए। उसके बावजूद मेरे ताऊजी ने ये कहा पंकज शर्मा को कि भाई तुमने 25,000 रुपये क्यों लिए। इतने में तो मेरे घर के ऊपर वो पंकज और भूरा चाणक्य लाटा, कैलाश मास्टर और महेश, प्रहलाद, मोहित, पूरे टोटली घर वालों ने हमला किया, तीनों घर सब पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। मुझे मारने गए थे, मेरी औरत का बलात्कार करना चाह रहे थे ये, लेकिन क्या है कि अपने आप को बचाया और अंदर घर में घुस गई। मैं खेतों में भाग गया। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण यही रहा कि मेरे ताऊजी ने पैसे मांगे कि तुमने बेईमानी क्यों करी 25,000 रुपये की। इतना कहने पर फरसा लेके आया है चाणक्य लाटा और उसने सीधे बचाने वालों को पीटा है। मेरे गजेंद्र चाचा जी वो बचा रहे थे, उनके भी हमला किया है। आपके पक्ष के कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे पक्ष के 5 व्यक्ति घायल हुए हैं, 3 रेफर कर दिए गए। समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।